लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया। सारे अनुमान धरे रह गए। बीजेपी 240 पर अटक गई, लेकिन एनडीए के साथ बहुमत में है। उधर कांग्रेस शतक से एक सीट दूर रह गई। सपा कांग्रेस के यूपी में बम्पर प्रदर्शन से इंडिया के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन इतना नहीं कि सरकार बनाने का दावा किया जा सके। यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में इंडिया का खेमा भारी पड़ा है, लेकिन बीजेपी ने अभी अपनी बदौलत कई जगह सीटें जीती है और कई राज्यों में क्लीन स्वीप भी किया है। तो इसके जो ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर अगर देखा जाए तो बहुत जगह बीजेपी को वोट देता दिखा। उड़ीसा के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, एनडीए की वहाँ पर राज्य में सरकार भी बन रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और चुनाव के अंदर जो गणित रहे आखिर वो क्या रहे, कौन से ऐसे फैक्टर रहे जो काम नहीं करे और कौन से ऐसे फैक्टर है जिन्होंने भरपूर काम किया, और आखिर बीजेपी के 400 के रथ को जो रोकने वाले फैक्टर थे वो कौन कौन से रहे। हमारे साथ इसी पर सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। और हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले राज शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सीटें बढ़ी हैं, खुशी भी है, इंडिया गठबंधन की सीटें बनी हैं, बढ़ी हैं वहाँ पर भी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे आ गए, ऐसे रह गए जहाँ पर कांग्रेस का बिल्कुल एकदम सफाया हो गया। जो सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि अगर देखें छत्तीसगढ़, गुजरात। क्या लगता है आपको कि वहाँ पर कौन सी कमी रही? और खासकर अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि बहुत सारी जगह बात हो रही है सोशल इंजीनियरिंग की, कि बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इस बार एक बात हो रही है जो बड़ी बात है कि इस बार मंडल कमंडल की राजनीति भी सामने आई है। क्या लगता है आपको? देखो संजय भाई, मैं सबसे पहले बताऊं, आपने ये बात सही कही कि दिल्ली हो, हिमाचल हो, इवन दैट उत्तराखंड भी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जो सोचा था, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में हम सोच रहे थे 2-2 3-3 सीट आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आई। थोड़ी कमी संगठन की रही और थोड़ी, अब ज्यादा बोलना भी सही बात नहीं रहेगी, लेकिन कमी तो अपनी तरफ से रही। मैं वहां बीजेपी जीतने लायक नहीं थी। और सबसे ज्यादा जो खला कि जो हमें मध्य प्रदेश में हम सोच रहे थे कि मध्य प्रदेश में हम कम से कम नहीं तो 8-10 सीटें वहां आनी चाहिए थी, जैसे कि राजस्थान में आई, लेकिन चलो नहीं आई। मगर फिर भी हम वहां के मतदाताओं को भी धन्यवाद देते हैं और पूरे देश के मतदाताओं को भी धन्यवाद देते हैं कि एटलीस्ट पब्लिक को भारतीय जनता पार्टी की एक सच्चाई पता चली। थोड़े सच्चाई पता चली। पब्लिक कभी भी नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है, पब्लिक हिटलर शाही कभी पसंद नहीं करती। कोई नहीं, घर में बच्चा पिताजी की हिटलर शाही पसंद नहीं करता। और इस देश ने तो मैं कहूंगा 8.5 साल, क्योंकि 1.5 साल ये शुरू के थोड़ा नॉर्मल चले, उसके बाद बहकते गए और हिटलर शाही में आते रहे। अगर आप देखें तो चेहरे की रंगत भी सब बताती है, पहले के चेहरे में और अब में अंतर होता है। लेकिन जो आपने कहा कि क्या मुद्दे थे, मुद्दे अगर सबसे ज्यादा मुद्दा मेरी नजर में लगता है, लोगों को प्रधानमंत्री जी की जुबान कभी भाई, क्योंकि एक हमारा अभिभावक जैसा व्यक्ति, प्रधानमंत्री एक हमारे अभिभावक हुए। कोई छोटी छोटी बात करे, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कौन जाता है, कौन खाता है, कौन डांस करता है। तो जैसे मुजरे वाली बात है, 2 बातें महिलाओं को भी कहा कि मुजरा और मंगल। जैसे अगर मेरी बेटी है, मैं उसे डांस सीखने के लिए स्कूल भेजू और वो डांस से आए और मेरा दोस्त पूछे क्या मुजरा करके आ रही हो, शायद बर्दाश्त नहीं। मुजरा कहते ही आप गलत जगह में चले जाते। तो ये भी महिलाओं में हुआ, जबकि मैं पता नहीं किसी चैनल पे पहले बोल भी रहा था, तो कह रहे थे महिलाओं का 1-2% ज्यादा वोट हुआ है तो वो मोदी जी के लिए गया। मैं आज भी कहूं कि नैतिकता के आधार पे भारतीय जनता पार्टी माने ना माने, लेकिन मोदी जी की हार, उनके अपने ही वाराणसी में देख लीजिए 1.5 लाख रह गया जीत का मार्जिन, और पहले दूसरे तीसरे राउंड में तो वो हार में चल रहे थे 5-5, 6-6 हजार से। तो आप सोचिए ना, क्रेडिबिलिटी तो घटी होगी। तीसरी बात ये रही, उत्तर प्रदेश में आप आ जाएंगे तो राम, अयोध्या में हार गए वो। और अब एक और बताऊं, बड़ी शर्म की बात है, अब ये बीजेपी के क्या चला रहे हैं ना, अब ये व्हाट्सएप में एक इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने लगी है, पूरी अयोध्या वालों को इन्होंने गैर हिंदू साबित कर, ये हिंदू है ही नहीं। कई आ रहे हैं आजकल व्हाट्सएप यूट्यूब में देख रहा हूं, अयोध्या जाना, वहां कुछ मत लेना,
वहां अच्छा, पैसा राज खर्च शर्मा मत जी, करना। आपने कहा कि नकार दिया गया, लेकिन अगर आंकड़े देखें तो सबसे बड़ा दल 10 सालों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, नहीं बिल्कुल सही है। अगर आप देखिए, बिल्कुल इस पर कोई डिनाई करने वाली बात है भी नहीं, है भी नहीं। उनके 240 है अकेले पार्टी के। मगर एक बात तो सुनिए ना, जिन्होंने हवा को कैद करना चाहिए, मतलब अगर उनके शब्द कहूं तो वो ऐसे बोलते थे जैसे हवा को भी मुट्ठी में पकड़ के रख लेंगे और रेत को भी मुट्ठी में जकड़ के रख लेंगे। वो तो नहीं हुआ ना। आप देखिए, इनके सारे लोग हारे नहीं हारे। और मैं आज भी दावा कहता हूं आपको, हमारा यूपी में गठबंधन जीता और सब बहुत बेहतरीन तरीके से जीते। और आप देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, उनकी उनकी जो मार्जिन वो एकदम सिमट गया। आप अमेठी का ले लीजिए, कितना बोलते थे। आप एक बात बताइए, जो 19 साल की लड़की अपने पिताजी की अस्थियां लाई हो, मतलब वो अस्थियां ही थी, विक्षिप्त बॉडी लाई हो, आपने उसको भी नहीं छोड़ देते, छोड़ देते, क्या फर्क पड़ रहा था? अरे मत कहते। मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे अच्छा बताने के लिए मैं आपकी बुराई क्यों कर दूं संजय भाई? जब उन्होंने 19 साल की उस बेटी को नहीं सोचा जिसने अपने पिताजी का बलिदान हुई लाश को लाई। अच्छा राज ये शर्मा उनकी जी, भी मछली। आपने एक चीज में एक बड़ी बात है ये, आपने उत्तर प्रदेश को पकड़कर जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बहुत अच्छा किया, गठबंधन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हिमाचल के अंदर आपकी सरकार थी। आपने केवल इतना कहा समीक्षा होगी, बात खत्म हो गई। नहीं, तो वहां भी तो कुछ चीजें थी ना राज शर्मा जी। छत्तीसगढ़ के अंदर भी तो बहुत कुछ हुआ, यहां तक कि मध्य प्रदेश के अंदर आपके बड़े बड़े दिग्गज हार गए राज शर्मा जी। नहीं, मैं कह रहा तो हूं ना, उत्तर प्रदेश के अंदर तो तब भी बहुत सारी सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं आपको। अब वो हार गए, अब उसकी बात क्यों? क्योंकि अब सांप निकल गया। हाँ। मुझे लग रहा है कि अब ये चीजें समीक्षा करने का काम मैं नहीं समझता कि चैनल पे होता हो। अगर आप मुझे गाइड कर दीजिए, अगर चैनल पे समीक्षा होती हो तो मैं भी समीक्षा करने नहीं, हम भी समझना चाह रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे रहे कि जो उत्तर प्रदेश में तो चले लेकिन और जगह वो मुद्दे गायब हो गए। देखो, इलेक्शन मेरी नजर में, हाँ, खाली इलेक्शन पार्टी से नहीं होता, खाली मुद्दों से नहीं होता और खाली प्रत्याशी से नहीं होता। मेरी नजर में ये कंट्रीब्यूशन 3 चीजों का होना चाहिए। 3 चीजों का मेल हो जाए, जिसमें मुद्दों का, पार्टी का और स्वयं की प्रत्याशी की छवि का। मैं इसमें डिनाई नहीं करूं। कभी कभी कुछ प्रत्याशी जीत जाते हैं, एक बात अलग है, वो तो कभी कभी हो सकता है। मगर मेरा ये मानना है कि हिमाचल और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने हमें नहीं हराया। कुछ गलतियां हमारी रही, ये मैं खुल कर कह सकता हूं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हमारी रही है, वही मैं समझना चाह रहा हूं। और हमारे साथ समाज बता रहा ना, मुझे हसीन है। अब मैं आपको बता दूं, मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ये अब मेरा देहरादून ये होम टाउन है। बताऊं आपको, मैं रहता यूपी में हूं, होम टाउन है। और मैं देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को, ऋषिकेश में, अब मैं आपको बता दूं, लो आप ही के चैनल में बड़ा सनातनी हूं, आश्रम चलाते हैं हम लोग जानते हैं पूजा पाठी की पद्धति, तभी मैं भिड़ जाता हूं किसी से भी। मगर चलो मैं कहूंगा कि वहां मैं आंख से आंख मिला के आपसे कह देता हूं, वहां पे आपसी, फिर मैं दरअसल मेरा मानना है कि टीवी पे समीक्षा नहीं हो सकती। गलतियां नहीं, एक ही बात है, मतलब एक चीज तो है कि रणनीतिक गलतियां रही, आपकी गलतियां नहीं। नहीं, बिल्कुल गलतियां हुई हैं, तभी कुछ चीजें सामने आई हैं। लेकिन फिर भी अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, अब की बार तो अखिलेश जी की जो साइकिल है वो चल निकली है, लेकिन क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन सरकार का दावा पेश करेगा? धन्यवाद। और देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई और आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने अपना जज्बा दिखाया है, और पूरे देश के एक एक नागरिक को भी शुभकामनाएं कि उन्होंने देश। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। बधाइयां तो आपके यहाँ चली रही हैं। अब आपका प्रश्न जो है, अब आपका जो प्रश्न, देखिए, गठबंधन की सरकार बिल्कुल बनने जा रही है, कहीं कोई गुरेज नहीं है। आज मीटिंग है और बाकायदा मीटिंग के बाद तय होगा क्या रूपरेखा तय होनी है, किस तरीके से बात होनी है, क्या चीजें कहनी है उनके, किस तरीके से। देखिए, हर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है बार्गेनिंग करने के लिए, और बार्गेनिंग
देश के हितों को दांव पे रख करके नहीं हो सकता। देश पहले होगा, उसके बाद उसका सारी चीजें होंगी, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ तो उन चीजों के निगाह, उन चीजों को देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये मेरे पर्सनल व्यू है, क्योंकि ये मुझे यकीन है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। पर अब तो वहां पर तैयारी हो रही है, 8 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारी है तीसरे ट्रम्प की। देखिए, और आप ही के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि अभी वार्ता किसी से नहीं हुई है, अभी तो चेहरा भी तय नहीं हुआ है। अच्छा चलिए अभिषेक जी, एक चीज बताइए, क्या अखिलेश जी प्रधानमंत्री का चेहरा गठबंधन का हो सकते हैं? बड़ा दल है, 37 सीटें आप लेकर आए हैं, भाई बिल्कुल ठीक बात है, धन्यवाद। युवा है। पहली चीज तो आपने कहा, हाँ संजय भाई जो आप बात कह रहे हैं कि तैयारी, देखिए तैयारी तो आप लोग बहुत कुछ करवा रहे थे, सारी मीडिया तैयारी करवा रही थी। हाँ। उन्होंने 300, 350, 450 बस चलता तो मुझे लगता है कि 5 की 500 सीट दे देती, लेकिन वो हुआ नहीं ना। तैयारी सभी करते हैं, देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और संभावना से कोई तो ऐसी संभावनाएं थी, वो भी संभावनाएं थी, खारिज हो गई। मीडिया ने संभावनाएं दी, खारिज हो गई, तो उसमें इतना बवाल क्या? हर बार देती है, हर किसी को देती है। आपके पक्ष में दे तो सब अच्छा, ना दे तो बुरा। कहीं नहीं, हम तो कल भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे थे, हम आज भी उठा रहे। हाँ, मतलब अभी भी मशीन पे सवाल हैं आपके? भाई हम तो कह ही रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितने वोट आने चाहिए थे उतने वोट नहीं आए, इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे हिसाब से हम ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे, कई सीटें जहां पे हम कम मार्जिन से हार गए हैं, उन सीटों को भी हम जीत रहे थे। पर बीजेपी कह रही है कि अगर ऐसा है तो आपको कुछ ज्यादा मिल गई, कम आने चाहिए थे। बीजेपी वाले देखिए कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी देखिए, मैं तो कल सारे नेशनल से लेकर के सभी चैनलों पे मैंने इस बात को कहा कि जब तक हम जीत का सर्टिफिकेट हासिल ना कर ले तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बीजेपी है, ये कभी भी कुछ भी कांड कर सकती है। और अभिषेक जी, अभी भी आपने ठोक के ये नहीं कहा कि नहीं अखिलेश जी प्रधानमंत्री के जो पद है उसके दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा दल है, युवा नेता है। दावेदार कोई भी हो सकता है, और इसमें कोई गुरेज नहीं। देखिए जब एक परिवार होता है तो परिवार में बैठ करके सलाह मशवरा होता है, कौन व्यक्ति किस चीज को हैंडल ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि अब बात यहाँ पे सरकार बनाने की ही नहीं है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को डेंट दिया है कर्जे के रूप में, 205 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा दिया है, उस कर्जे को कैसे पाटा जाए, देश को बदलाव के साथ साथ उसको प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती। पर अभिषेक जी, मुद्दा तो पूरे चुनाव में केवल संविधान और आरक्षण रहा। अगर खासकर उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां पर तो यही चला कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। संजय भाई, ये आपकी राय हो सकती है, ये आपकी राय हो सकती है, नहीं, मेरी राय नहीं है, ये जनता की राय, जो लोग बोल रहे हैं। देखिए जनता ने, देखिए जो जनता ने जो वोट डाले ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं डाले, उसने बेरोजगारी को देखते हुए वोट डाला, उसने पेपर लीक के मामले पे वोट डाला, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हुई यहाँ पे अभिषेक भाई, उसने छुट्टा जानवरों के मुद्दे पे वोट डाला, उसने आरक्षण के मुद्दे पर वोट डाला, उसने पेंशन के मुद्दे पर वोट डाला। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे जनता ने वोट डाला है। तो ये आपकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन ये मेरी निजी राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने खुद 5 लोकसभाएं कवर किए और जन जन के पास गया हूं। तो ये आपकी अपनी निजी राय हो सकती है। नहीं, मेरी राय नहीं है, ये राय तो लोगों की है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो आप भी सुन रहे होंगे रोज। लेकिन चलिए, नेता बीजेपी भी हमारे साथ है, प्रदीप सिंह जी भी हैं। प्रदीप भाई, क्या कहेंगे आप? राज शर्मा जी ने बोला, अभिषेक जी ने बोला, सरकार बनाने की बात भी की जा रही है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं प्रदीप भाई कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कुछ घटक दल जो है आपके उनके टच में, ऐसी बातें भी सामने आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं प्रदीप भाई। लेकिन हार के वो कारण कौन से रहे जो उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम बड़ा करंट, बड़ा झटका लगा? नमस्कार संजय भाई, आपके चैनल पे काफ़ी समय बाद अवसर मिला। सीधे आते हैं, जो आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश के मसले पे जो है, तो मैं जानता था कि आने वाले किसी दिन जाना होगा तो ये प्रश्न जरूर आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 के बाद से 22 तक हमने जो जातिगत राजनीति होती थी कि फला जाति का व्यक्ति फला पार्टी को फला को करके रखेगा, वो हमने 22 तक संभाले रखा। लेकिन 23 और 24 में ये एक ऐसा मसला था जिसको विपक्ष ने खूब
बुलाया संविधान बचाने के नाम पे, संविधान बुझाने के नाम पे, और जो प्रत्याशी चयन में जो चूक हुई, ये दो मुद्दे ऐसे हैं कि जो जातिगत पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के आगे की आप देख लें, अगर हमने 25 सीटें और बचा ली होती तो शायद ये चर्चा ऐसी नहीं होती। फिर भी हम सबसे बड़े दल हैं। और चलिए, क्या है कि चुनावी उत्सव खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है। बहुत से लोग जो कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और मतलब सैकड़े में भी नहीं है, तो 44, 55 और 99 ये बड़ा बढ़िया सीक्वेंस बनता है। 4, 4, 5, 5, 9, 9। तो चलिए, अभी अगले 5 वर्षों के लिए स्थिति है। और जहां तक कि आपका पहला प्रश्न रहा कि मोदी जी क्या शपथ लेने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे एनडीए बहुमत में है, एनडीए के पास आंकड़ा है जिससे कि हम सरकार का दावा प्रस्तुत करेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे 3.0 में। तो प्रदीप भाई, आप भी ये मान रहे हैं कि जो टिकट वितरण रहे हैं उन पर सवाल आपके भी खड़े हैं, क्योंकि राज शर्मा जी भी यही बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण को लेकर तो गड़बड़ी हुई है। मेरे पहले बिंदु को अगर आप देखें कि देखिए, 14 से लेकर 22 तक विकास के नाम पे वोट पड़े, सुरक्षा के नाम पे वोट पड़े, प्रगति के नाम पे वोट पड़े, रोजगार के नाम पे वोट पड़े, लेकिन उसके बाद फिर से जो विपक्ष है, जो एनडीए गठबंधन है, वो मतदाताओं को जाति में बांटने में सफल हुआ। यहाँ हमारी चूक है। पर प्रदीप भाई, आप देखिए, राम मंदिर को लेकर बात हुई लेकिन वहीं हार गए। देखिए, मैं जैसे कि पहले तो मैंने बताया कि आप देखिए कि हम जाति वाले मुद्दे पे हम विफल हो गए, हम जोड़ के नहीं रख पाए। और अयोध्या में देखिए क्या है कि अब विपक्षियों का समय है, हम इसको कह सकते हैं। अभी बड़ा प्री मैच्योर होगा किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना। लल्लू सिंह जी हार गए वहां से, और ये निश्चय ही बहुत दुखद है। अभी आगे इस पे आत्ममंथन, समीक्षा और विश्लेषण होता रहेगा, लेकिन जो मुख्य है कि विपक्ष जो है देश के मतदाताओं को जातियों में बांटने में सफल रहा। और अभिषेक जी अभी कह रहे हैं प्रदीप भाई कि अभी भी चुनाव आयोग को लेकर, मशीनों को लेकर उनके सवाल हैं, वो उनकी संतुष्टि अभी भी नहीं है। नहीं, देखिए, तो भगवान भला करें, ईवीएम का बेचारी की इज्जत बच गई। नहीं तो अगर परिणाम हमारे पक्ष में 272 से एक सीट भी ऊपर होती तो आप शायद कल्पना नहीं कर सकते, नए स्क्रिप्ट, सारी नई स्क्रिप्ट, नए पैराग्राफ, नई तस्वीरें रेडी थी ईवीएम को बदनाम करने के लिए। फिलहाल अभी देखिए, कोई भी बड़ा नेता इंडी गठबंधन से ईवीएम को नहीं कह रहा है, क्योंकि अब देखिए ना, अब मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कि जहां की राजनीतिक सोच और समझ और वो है इस देश को हमेशा से दिशा देती रही है। तो हमारे लिए भी ये चेक एक फ्लैग है जिसपे कि हम उसको अवलोकन कर सकें, अपनी आत्ममंथन कर सकें, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चीजें चलती रहती हैं। हमारा तो परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, 38% मतों के साथ हम सबसे बड़े दल हैं। ये 37 दल मिल करके केवल एक दल को हराने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनकी आप स्थिति देख लीजिए, आप इनकी व्यवस्था देख लीजिए, इनकी वर्तमान हैसियत देख लीजिए। ये अभी एनडीए को हम, चलिए अभी एनडीए पे बात करते हैं। हम अकेले 240 हैं और ये पूरे 37 लोग मिल करके ये राज जी, आपके आदेश की जरूरत नहीं है, आप उछल पड़ते हैं बोलने के लिए। देख लीजिए जो क्या। हाँ, इतना राज भाई, विकास के नाम पे कहां वोट? अच्छा राज भाई, एक बात बताइए, राज भाई, आपको भी लगता है जो बात अभिषेक वाजपेयी जी ने की कि चुनाव आयोग को लेकर अभी भी संतुष्टि की बात की है उन्होंने, आप भी गठबंधन का पार्ट है? ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आपकी मजबूरी हो सकती है ना। मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ, मैं कहता हूँ नहीं, चुनाव आयोग अगर बिल्कुल बायस ना होता, न्यूट्रल होके काम करता, हाँ, तो एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो 240 आई है ना, क्रोध होके, वो भी नहीं आती। और ये जो अभी प्रदीप भाई कह रहे थे ना कि विकास के नाम पे 2014 और 2019 में वोट मिला, कभी मत झूठ बोलना। 2014 के चुनाव में आपने उस बच्चे से वोट मांगा था जिसको आप नौकरी देने का वादा कर रहे हो। चलिए राज भाई, मैं अब अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ है, अब उनके पास जाता हूं, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी ले लेते हैं। अभिषेक भाई, तीनों लोगों को आपने सुना, राज शर्मा जी को भी सुना, अभिषेक वाजपेयी जी को भी सुना और प्रदीप सिंह को भी सुना। चुनाव सामने, आंकड़े भी सामने, और अब तो सारी तस्वीरें एकदम साफ हैं। यहां तक कि एक नई खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। उसके अलावा इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो भी है, और एनडीए की बैठक भी अभी है। तो सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात भी हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जहां तक
हो सकता है 8 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन आज भी ये कह रहा है कि सरकार हम बना सकते हैं। किशोरीलाल शर्मा जी का एक बयान भी आया है कि हमें सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना चाहिए। कैसे आप देखते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की हार अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अटकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रखे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि वहां टिकट वितरण को लेकर सवाल थे, जातीय जनगणना और जातीय राजनीति इस बार चुनाव में दिखी। अभिषेक जी। संजय जी, इन सारी चीजों को सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है समझने की कि जो सबसे बड़ी मेजोरिटी में पार्टी आई है, सबसे पहले जाहिर सी बात है राष्ट्रपति उसको ही आवेदन करने के लिए कहेंगे कि आप आइए और सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत करिए। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी वैसे भी वो एनडीए गठबंधन उनके साथ है, उनका नीतीश जी का बयान भी आया है और चंद्रबाबू नायडू का बयान भी आया है। जी। अब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आ जाते हैं कि किस तरह की जो सीटों का बंटवारा हुआ, सीट जो टिकट दिए गए, इसमें मैं सबसे पहला नाम अगर किसी का लेना चाहूंगा तो अयोध्या सीट की बात करना चाहूंगा। यहाँ से लल्लू सिंह चुनाव में वहां पर उतरे हुए थे, जिनका सही मायने में देखा जाए तो मौजूदा टेन्योर के हिसाब से देखा जाए तो उनका जरा सा भी जनाधार नहीं था। वहां पर एक व्यक्ति वहां पर ऐसा नहीं था जो इस बात को कह सकता था कि लल्लू सिंह ने वहां पर किसी तरह का कोई काम किया। उन्होंने एक काम जो सबसे बड़ा किया, जो विपक्ष को यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा जो फायदा उन्होंने पहुंचाया, तो उन्होंने सिर्फ अपने एक बयान से कहा कि जैसे ही मेरी 400 सीटें आएंगी उसके बाद हम संविधान बदल देंगे। तो लोगों के दिमाग में यह आया कि आखिरकार ये संविधान बदल कर करेंगे क्या, यानी कि अगर 400 सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। क्या बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जो था उसको बदल दिया जाएगा, क्या हमारा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, या तमाम चीजें जो पिछड़ी जात के लोगों को मिलती है वो सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी। तो ये बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ले डूबी। पर उसमें ये नहीं कहेंगे अभिषेक भाई, उसमें ये नहीं कहेंगे कि अखिलेश जी ने वो मुद्दा इस ढंग से कैच किया कि उन्होंने पूरी साइकिल दौड़ा दी, लोग डिजिटल प्रचार में उलझे रहे और वो साइकिल लेके घर घर पहुंच गए। हाँ संजय भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जो ग्रैब करने वाली चीज होती है, चाहे राज शर्मा जी हो, चाहे अभिषेक वाजपेयी जी हो, इन लोगों ने जिस तरह से इन चीजों को पकड़ा, जो 400 पार वाली सीट की बात थी, उसके बाद ये हुआ कि राम मंदिर मुद्दे पे हम सारी चीजों को लेकर आएंगे। ये बात सही है कि राम मंदिर मुद्दा वहां पर महत्वपूर्ण था। राम मंदिर मुद्दे के नाम पर आप वोट डालने के लिए गए, जनता को आपने आकर्षित अपनी तरफ किया, लेकिन जो बयानबाजी है वो बड़ी खतरनाक है। स्मृति ईरानी की अगर आप बात करें तो वहां से क्यों हारी, उसका एक बहुत बड़ा कारण था बयानबाजी और साथ में जनता के बीच में उनका ना जाना। और तमाम ऐसे पत्रकार थे, जब उनसे वो प्रश्न पूछते थे वो कहते थे मैं तुम्हारे मालिकों से बात कर लूंगी, मैं तुम्हारे मालिक को बता के शिकायत करूंगी। और उसी तरह से लल्लू सिंह कहते थे कि 405 जैसे ही हमारा होगा संविधान बदल देंगे। तो क्या बदलने की आप बात कर रहे थे। तो वहीं एक बड़ा फैक्टर ये भी था राजा भैया का। राजा भैया ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए और उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनका सपोर्ट किया और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में झेलने को मिला। अच्छा अभिषेक जी, अगर हम बात करें इस पूरे गठबंधन को, इस पूरे गठबंधन का जो फायदा दिखा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो अखिलेश जी को दिखा है, तो क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में अखिलेश जी एक बड़ा चेहरा पूरे देश में हो सकते हैं? और देखिए जाहिर सी बात है, इस तरह की तमाम चीजें इससे पहले इनके पिता के साथ भी हो चुकी हैं। इनके पिता भी एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने गए थे और उसके बाद उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन जहां तक बात प्रधानमंत्री के चेहरे की बात है तो उसमें कांग्रेस और इन लोगों में तमाम जो है रस्साकशी है और ये लोग खुद इस बात को बेहतर जानते हैं कि ना वो राहुल को बनता हुआ देख सकते हैं प्रधानमंत्री और ना ही अखिलेश यादव को कांग्रेस बनता हुआ देख सकती है, या फिर जो उनके साथ जो अलायंस है वो बनता हुआ देख सकते हैं। और एक बात मैं जरूर संशोधित करना चाहूंगा अभिषेक जी से भी और राज साहब से भी कि कृपा करके एक काम जरूर करिए कि अधेड़ को युवा ना कहिए, ये हमारी आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि एक 53 साल के हैं और एक 50 साल के अभी 1 जुलाई को हुए। अच्छा एक और सवाल अभिषेक भाई, जो अभिषेक जी ने कहा, अभिषेक जी ने कहा कि चुनाव आयोग पर अभी भी सवाल है, तो दूसरे अभिषेक जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए सीधी सी बात है, जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आपकी अच्छी सीटें आ जाती हैं
तो ईवीएम और चुनाव आयोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। लेकिन जब ये आंकड़े आपके फेवर में नहीं आते हैं तो चुनाव आयोग उनसे मिला हुआ है। कल आपको याद होगा कि कल जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हम ईडी से भी चुनाव लड़ रहे थे, हम सीबीआई से भी चुनाव लड़ रहे थे और आधी जुडिशरी से भी चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि जुडिशरी भी इनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रही थी और जितने भी डिसीजन हो रहे थे वो जुडिशरी वो न्याय ना करके बल्कि अन्याय कर रही थी बाकी लोगों के खिलाफ। यानी कि अगर किसी आतंकवादी को फांसी दी जाती है तो वो जुडिशरी गलत कर रही है, उसको फांसी नहीं देना चाहिए, उसको टीका करना चाहिए। यानी कि अगर कोई बड़ा व्यापारी या कोई इस तरह का व्यक्ति पकड़ा जाता है तो जुडिशरी अगर उसको सजा देती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कर रही है। तो इस बात में दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, एक सटीक लाइन, एक सीधी लाइन खींचनी चाहिए और उसमें इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार के साथ कौन है और कौन नहीं। चलिए बिल्कुल, मैं अभिषेक वाजपेयी जी, आधा मिनट आपके पास है, समय खत्म है, क्या कहेंगे आप? एक पूरी एक लाइन में एक अपनी एक टिप्पणी दीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है, इसमें मुझे कोई भी जरूरत नहीं है और जिसकी जैसी भूमिका होगी उसी के हिसाब से उसको दायित्व मिलेगा, उसी के हिसाब से वो आगे चलेगा। लेकिन मेरा मानना अपना ये है कि देश प्रथम होना चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। हम सब भले पीछे रह जाएं लेकिन देश को आगे बढ़ना चाहिए। चलिए तो प्रदीप जी एक टिप्पणी केवल आपसे भी ले रहा हूं, क्या कहेंगे आप कि जो टिकट वितरण को लेकर और आपके नेताओं की बयानबाजी को लेकर जो बात अभिषेक मिश्रा जी ने बोली है उससे कितने सहमत हैं आप? सर देखिए, सहमति या वो तो दूसरी बात है। अभिषेक जी ने अपना जो आकलन प्रस्तुत किया निश्चित तौर पे वो सम्मानीय है और हम आत्ममंथन करेंगे और हम इसको करेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें निकलनी बाकी हैं। ये बहुत प्रीमेच्योर होगा किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, जब तक कि सारे अंगों पक्षों को ना देख लिया जाए, बहुत जल्दीबाजी होगी। चलिए मैं राज शर्मा जी एक सवाल आपसे ले रहा हूं जो अभिषेक जी से था, क्या राहुल गांधी जी गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? हो सकते हैं। चलिए बिल्कुल हो सकते हैं। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश कई तरह से हैं और उसके अपने अपने मायने हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है, जो लोग कह रहे हैं कि दोनों ही दल, पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों असमंजस में है। कहीं ना कहीं जो जीतने के बाद भी मायूस है और कुछ हारने के बाद भी खुश हैं। लेकिन फिर भी देखने वाली बात ये होगी कि जो जिस तरीके की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 8 तारीख को जो तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन का संयोजक का चेहरा कौन होगा। इस विशेष पेशकश में इतना, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।